बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल, दिस इज़ हारून जावेद ख़ान। वेल, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और इसके साथ साथ हम इस वक्त लाइव रेडियो पे भी हैं और ITU-FM 90.4 के प्लेटफॉर्म से हम तमाम लिसनर्स को खुशामदीद कहते हैं। वेल जी, मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ आज पॉडकास्ट में हमारे मोस्ट फेमस पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं जो कि फ़नी वीडियोज़ बनाते रहते हैं और सोशल इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। फ़ौरन क्वालिफाइड है माशाल्लाह और पाकिस्तान के अंदर आके आवाम को जगाने का जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है इन्होंने। हमारे साथ वन एंड ओनली बहुत फेमस पाकिस्तान के यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर ओन अली खोसा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे पॉडकास्ट में और हमारे ITU-FM पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली उन सब का क्वेश्चन ये है कि ओन अली जिनको हम डिफरेंट वीडियोस पे देखते हैं, जिनको हम डिफरेंट जगहों पर सुनते हैं, उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि ओन अली कहाँ से पढ़े हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ज़रा अपने बारे में बताइए कि आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहाँ से हैं? हाँ, बेसिकली मैं डेरा गाज़ी ख़ान से हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मेरी जो इनिशियल सारी एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो सारी डेरा गाज़ी ख़ान से ही है। ग्रेट। लेकिन जो हायर स्टडीज़ हैं वो फिर मैं उसके लिए डेरा गाज़ी ख़ान से बाहर गया था, मुल्तान और फिर इंग्लैंड। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो आप स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से फिर आप वापस पाकिस्तान आए। तो लोग तो यहाँ से जो है वहाँ जाते हैं और वापस नहीं आते, आप वहाँ से पढ़ के वापस आ गए, क्या सोच के पाकिस्तान आए? एक तो उस बात को 10 साल हो गए, तो अच्छा। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे जो आज हैं। और अगर आज भी होता तो शायद वापस आ ही जाता। ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपका गोल क्या है। तो जिसको बाहर जाना है बाहर जा सकता है और बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जिसको यहाँ रहना है यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि आपने जो स्पेशली बेड़ा उठाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को जगाने के लिए, डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और बहुत फ़नी वे में, बहुत अच्छे तरीके से आप एक मैसेज कन्वे कर देते हैं, जो मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान खींच लाया कि नहीं यार, ये जो है पाकिस्तान जाके मैं करूँगा। देखें, कॉमेडी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। वही जैसे मैंने कहा, गोल्स की बात है। मेरा एक गोल है कि सोसाइटी में एक कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए। जब आप ज़ाहिर है जब लोग आपको सुनते हैं ना, जब लोग आपको पसंद करते हैं, तो नेचुरली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको लोग पसंद करें, आपको लोग चाहने वाले हों, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको रिटर्न में कुछ दें। तो ये मेरा गोल है कि जितना हो सकता है मैं सोसाइटी को अवेयर करूं अपने हिसाब से, और उनसे भी सीखूं, उनको भी सिखाऊं, उनसे सीखूं भी सही, और माशरे में कुछ भी अगर मैं चेंज कर सकूं थोड़ा बहुत, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। किरदार अदा करूं। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आम तौर पे देखा जाए तो हर बंदा अपने काम के अंदर मगन होता है, अपनी चीज़ों के अंदर लगा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि माशरे के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, जो कि विच इज़ वेरी गुड थिंग। माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, माशाल्लाह। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप, जो लोग आपके फ़ैन्स हैं, जो लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो लोग स्पेशली फ़ैन होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पता करें कि जी ओन अली साहब मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, क्या सीन है, शादी हुई है या अभी ढूंढ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बिन 11 ईयर्स। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कैसी लाइफ चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ग्रेट, फैंटास्टिक। अच्छा, ब्यूटीफुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। माशाल्लाह। स्कूल गोइंग है? हाँ जी। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताएं, कंटेंट क्रिएट आपने जब स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट आपने कब किया और क्या सोच के आप इस तरफ आए? क्या मतलब, आप जिस तरह से आपने बताया कि आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी अब्रॉड की माशाल्लाह स्टडीज़ हैं, UK से आपने माशाल्लाह जो है वो स्टडी की है, तो क्या सोच के कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट कर दी कि यार ये काम किया जाए? हालांकि आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी पाकिस्तान में भी और बाहर भी। एक्चुअली मैंने एजुकेशन जो ये हासिल की, मैं बाहर गया, वो मेरी बाय चॉइस नहीं थी। बाय चॉइस तो मैं वही बचपन से ही कर रहा हूँ जो मैं अब कर रहा हूँ। यानी बचपन में आई वाज अ वेरी शरारती चाइल्ड, और स्कूल के टाइम में जो वहाँ ड्रामाज होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी, तो मैं उसमें ज़रूर हिस्सा लेता था। और मैं लोगों की नकलें भी उतारता था, एड्स की भी नकलें उतारता था अपने घर वालों के सामने, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का तो तसव्वुर नहीं था। अच्छा, लेकिन जिस चीज़ ने जिसको मैं आज भी
कनेक्ट कर सकता हूँ अपने बचपन से, वो ये चीज़ थी कि एक मैथ्स के ट्यूटर मुझे घर में पढ़ाने आते थे। तो वो ख़ुद भी एक उस वक्त एक थिएटर के शौकीन थे, करते थे बाकायदा। उनके पास एक कैमरा था, सोनी का ना कैमकॉर्डर था उस ज़माने का। ये मैं आपको लेट 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो कैमरा मैंने देखा, मुझे तो उससे इश्क हो गया, ये क्या चीज़ है। तो माय फादर वाज काइंड इनफ कि उन्होंने, वो बेच रहे थे तो उनसे वो ख़रीद लिया। आई थिंक उस वक्त वो 25,000 का था। अच्छा। हाँ, तो उनसे वो ख़रीद लिया। बड़ी अमाउंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम थैंकफुल टू माई डैड। तो वो ख़रीदा और फिर मैंने क्या किया कि मेरे जहन में अब यही आया कि यार इसको ना मैं कज़न्स के साथ मिलके मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू कर दी। और जाहिर है कंप्यूटर मेरे पास था, लेकिन उस वक्त हार्डली मेरे ख्याल में विंडोज़ 95 आई होगी, MS DOS चल रहा था, कोई सीन नहीं था, एडिटिंग का सीन नहीं था, आने वाला था, अभी नहीं था। तो फिर मैंने कैमरा उठाना, कज़न्स ने उनसे कज़न्स से डायरेक्ट करवाना। और मेरा एक कज़न है कुमैल साहब, उनके पास वो पियानो जो खिलौने होते हैं पियानो था। तो मैंने कहा चल भाई तू 7 बजा, म्यूज़िक दे। तो 7 रियल टाइम में ना तो शूटिंग हो रही है, तो एडिटिंग तो होती नहीं थी। तो इस तरह से हम कज़न्स के साथ मैं करता था। फिर थोड़ा सा आगे पहुँचे तो फिर एक और कैमरा ख़रीद लिया, उससे बेहतर कैमरा ख़रीद लिया, वो थोड़ा डिजिटल भी था। ये कब की बात है, कौन से ईयर की? ये कुछ अब एग्जैक्टली तो बिल्कुल भी याद नहीं है, बट ये है कि 2000 यानी उस वक्त डिजिटल का तसव्वुर भी नहीं था। वो पहला कैमकॉर्डर था जो डिजिटल भी था, यानी उसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता था। तो यानी कुछ साल बाद की बात होगी, क्योंकि जब पहला कैमरा लिया तो तब MS DOS चल रही थी। जब ये लिया तो उस वक्त विंडोज़ 95 या 98 आ चुकी थी। उस पर एडिटिंग का, विंडोज़ का जो अपना एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होता है एडिटिंग का, वो उसमें था। तो फिर मैंने उस कैमरे से कज़न्स के साथ म्यूज़िक वीडियोज़ बनाई, उसको बाकायदा मैं एडिट करता था। मुझे याद है आदत सॉन्ग आया था आतिफ असलम साहब का, जल का। तो वो भी मैंने उस पर भी एक म्यूज़िक वीडियो कज़न्स के साथ मिलकर म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, शूट की थी, उसको डायरेक्ट किया था। तो और इसके अलावा मैं उस वक्त डेली व्लॉगिंग भी करता था। अच्छा। हाँ, और कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो कर रहा हूँ, शादी हो रही है कज़न्स की तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग हो रही है। लेकिन वो सारा कंटेंट आपके अपने पास था? वो मेरे अपने पास था, वो सिर्फ कैमरे में रहता था। और उसको मैं हर चीज़ को एडिट नहीं कर सकता था क्योंकि लंबी फुटेज होती थी। तो बस वो मैं कट ऐसे करता था कि एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर वो घर वालों को भी दिखाता था, सारी फैमिली, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और अच्छा सिस्टम था एक माशाल्लाह, सब मिल के देखते थे। तो उसके बाद फिर जाहिर है, लेकिन अब आई बिलोंग टू अ फैमिली, अ डॉक्टर फैमिली, सो बड़े हाईली एजुकेटेड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी मेरी ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं यानी वो 70s 80s में मास्टर्स यानी उस वक्त कर रही थी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से अब ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी था क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था। अच्छा। और आज के ज़माने में भी आप देख लें कि आर्टिस्ट को एक थोड़ा सा अजीब नज़र से देखा जाता है। और उस ज़माने में, और वो भी साउथ पंजाब के एक छोटे से बैकवर्ड एरिया में एक बच्चा आर्टिस्ट है और वो नहीं करना चाहता जो बाकी कर रहे हैं, यानी वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर वालदैन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। अब जाहिर है वालदैन कभी बुरा नहीं सोचते आपका, वो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो आपने मेरी डिग्रीज़ देखी हैं, मैंने बहुत सारी डिग्रीज़ इकट्ठी की हैं और बड़ी मुख्तलिफ मैंने एजुकेशन हासिल की है। यानी FSC तक इरादा था डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट्स भी दिए। तो बट ये है कि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि ये मेरी दुनिया नहीं है। तो मैं बड़ा हेजिटेंट था और फिर जब मेडिकल में दाखिला हो गया तो मैंने कहा प्लीज़ इस्तिखारा करा लें। मैंने ये नहीं करना, तो फिर इस्तिखारा भी कराया। फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कि इस्तिखारे में ना आ गई। अच्छा। और मेडिकल से मेरी जान छूट गई। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन फिर कुछ और तो करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर उस वक्त ये जो अकाउंटेंसी है ना, CAT ACCA, ये बिल्कुल नया आया था। बैक इन 2000 आप ये कह लें 3, 4, 5 बिल्कुल नया आया था। और तो फिर हमने कहा कि अब फ्रेंड के साथ, मेरा फ्रेंड था अमार, उसके साथ मिलकर डिसाइड किया यार अब वो तो नहीं कर सकते फ़िलहाल, फिल्म मेकिंग ये वगैरह दिमाग में थी, फिल्म मेकिंग पढ़नी है, बट ये कि वो तो नहीं कर सकते, कुछ तो करना है। लिहाजा फिर हम इसमें कूद गए और मैं लाहौर आ गया। ये अकाउंटेंसी शुरू की और CAT किया। CAT के बाद फिर जब ACCA स्टार्ट किया तो फिर CAT के दौरान ही मुझे पता लग गया था कि ये अकाउंटेंसी मेरी फील्ड नहीं है।
दिस इज़ टू ड्राई फॉर मी। तो फिर वो बड़ी मिन्नतें तरले करके अब्बू से, फैमिली से, कि मुझे ये नहीं करना। मैंने बड़ी मुश्किल से NCA के लिए मनाया, क्योंकि मैं लाहौर आया था ना कैट करने, तो मैंने NCA देखा, मैंने कहा ये मेरी जगह है, मुझे यहाँ जाना है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ दाखिला लिया। एक वीडियो प्रोडक्शन का डिप्लोमा शुरू हुआ था उस वक्त भी, वो नया शुरू हुआ था, 6 महीने का। उसमें मैंने किसी तरह दाखिला ले लिया, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वही एक प्रेशर्स थे। बाय द एंड ऑफ इट मुझे वापस आना पड़ा, उसको कंप्लीट किए बगैर। और मैं वापस आ गया। फिर मैंने BA किया सिंपल, और फिर मैंने MBA किया, वो एक्सेप्टेबल था। MBA किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और लेकिन साथ साथ अपना जो एक मेरा शौक था। अच्छा, बाय द वे, मैंने स्टार्ट सिंगिंग से किया था। ओके। और मुझे सिंगर बनना था। अच्छा। हाँ, बट उसका सिंगिंग का तो फिर प्रेशर, एक तो फिल्म मेकिंग है, बट इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू बिकम अ सिंगर, फिर कोई और ही लेवल है जिस पे आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, स्पेशली आप इस बैकग्राउंड से हो, एग्जैक्टली, सब डॉक्टर्स हैं। हाँ। तो फिर खैर वो मैं साथ साथ अपने यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो जहाँ मुझे मौका मिल रहा है मैंने गा लिया थोड़ा बहुत। ये शौक आपका वैसे आजकल पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली हुआ है और होता रहेगा इंशाल्लाह। तो हाँ, तो मैंने MBA किया। MBA के बाद फिर अब मुझे जाना था बाहर। अब यही नज़र आ रहा था कि बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर मैं बाहर चला गया मजबूरी में। फिर मैंने बाहर से मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो MBA मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैं बाहर से पढ़ के आया, और बाहर ही मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला, यानी आप कह लें कि कमाई मैंने शुरू कर दी थी उधर ही इंग्लैंड में। एक कंपनी थी प्रॉस्पेक्ट सोल्यूशन के नाम से, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया एज अ फ्रीलांस राइटर। तो मैं पहला जो मेरा काम था, आई वॉज अ फ्रीलांसर। ओके। और बीच में एक प्राइवेट जॉब को छोड़ के आज तक मैं फ्रीलांसर ही हूँ। तो दिस इज़ 2012 जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से फ्रीलांसिंग का शुरू हुआ। तो जो फिर मैंने पैसे कमाए, उससे मैंने फिर क्या किया कि मुझे था कि अब मुझे अपना इक्विपमेंट ख़रीदना है। तो फिर मैंने अपना इक्विपमेंट ख़रीदा, इकट्ठा किया, कैमरे लिए, लाइटिंग वगैरह सब कुछ, कंप्यूटर बनाया। और फिर मैंने कुछ 4-5 साल करने के बाद ये फ्रीलांसिंग फिर मैंने छोड़ दी। मुझे लगा कि अब मुझे कैमरे की तरफ आना है। अब वो सिंगिंग, हाँ, सिंगिंग का ये था कि सिंगिंग मैंने स्टार्ट तो की थी, लेकिन अब आप बेहतर जानते हैं, आप इस फील्ड से बहुत रिलेटेड हैं। उस ज़माने में जब मुझे सिंगिंग करनी थी, जब जल का टाइम था, बड़ा गोल्डन टाइम था, EP था, वो दौर था हमारा। तो उस टाइम ऊपर आना, अपने आप को शो करना, बड़ा मुश्किल काम था। यानी आपको पता होगा, मुझे तो याद है कि मुझे था कि आपको CD लेकर रेडियो पे जाना है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो TV पे जाना है, तो पता नहीं आपको कॉन्टेक्ट्स लगाने हैं, मिन्नतें करनी है, तरले करने। तो और दूसरी बात कि मुझे ये था कि जो हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री है ना, वो 99% वो घूम रही है रोमांटिक सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स, मुझे उससे बिल्कुल। और आज आपको मेरे काम से ये अंदाज़ा होगा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये लोगों को नहीं सुनाना था कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर सिंगिंग को परसू नहीं किया, छोड़ दिया मैंने उसे वहाँ। ओके। पहला मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, वो भी जज्बाती और वो जज्बे वाला और मोटिवेशनल सॉन्ग था। अच्छा। हाँ, यानी नौजवानों को उभारने के लिए। अच्छा। एक मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अच्छा। बट फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी तक आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है या? वो मेरा ख्याल से है, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा मुझे। तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो कभी ना कभी रिलीज़ होगा? हाँ, अगर मुझे लगा कि यार इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है, अच्छा। तो फिर नहीं होगा, वरना हो जाएगा। अच्छा, चलें, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा चीज़ें चल रही थी, तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान वापस आए? हाँ जी, 2012 में पाकिस्तान। अच्छा, आपने कोई फिल्म के अंदर भी कुछ प्रोडक्शन के अंदर काम किया, पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर भी? वो ज़रा अपना थोड़ा सा जर्नी बताइए। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगिंग जब मैंने छोड़ी, तो फिर अब मुझे क्या करना था। तो वही जो मैं बचपन में कैमरा लेकर डायरेक्ट कर रहा था बचपन से ही, तो मुझे लगा कि मुझे DOP बनना है, मुझे लाइटिंग सीखनी है। तो लाइटिंग सीखने का, अब मैं तो बाहर से पढ़ के आ गया था, अब ये तो कोई चांस नहीं था कि मैं बाहर चला जाऊँ दोबारा पढ़ने, फिल्म स्टडीज़ करने, और वो बड़ी महंगी एक डिग्री थी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब सिनेमा साइड पे जाना है और मुझे लाइटिंग सीखनी है। तो फिर मैंने पहली फिल्म में गया किसी तरह लिंक्स लगा के, और उसमें वो थी आई गेस मटीला फिल्म्स वाले थे, उन्होंने गालिबन जिंदा भाग एक मूवी बनाई थी।
ओके। ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था, रहम के नाम से। इसमें सनम सईद थी, इसमें साजिद हसन साहब थे, और जो डीओपी और जो डायरेक्टर्स की टीम थी वो सारी यूके से आई हुई थी। सो दे वर रियली प्रोफेशनल और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उधर ही एक गैफर थे अल्लाह रखा साहब, और फिर जो मौला जट के भी जिन्होंने लाइटिंग की है वो मिले मुझे, और वेरी नाइस गाय और बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत ही काबिल इंसान। तो मैंने उनसे लाइटिंग देखी कैसे कर रहे हैं, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वो मेरे ख्याल में 15-20 दिन का स्पेल था रहम का। तो दे वर रियली प्रोफेशनल, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सब कुछ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, और आपको मुआवजा भी टाइम पे मिल गया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने उसके बाद फिर एक और कुछ अरसे के बाद एक और फिल्म की अपॉर्चुनिटी, मैं कैमरा टीम में था, रहम में कैमरा टीम में था बिल्कुल ही, यानी कैमरे का जो लेंस चेंज कर लिया कुछ वो भी नहीं था, उससे भी नीचे का लेवल था। अच्छा। हाँ, तो बस मुझे तो देखना था कि लाइटिंग कैसे होती है, वो मैंने बहुत कुछ देख लिया। उसके बाद अब जो दूसरी ऑप्शन आई वो थी शान शाहिद साहब की फिल्म थी ज़रार। तो उसका बाय द वे इस बिल्डिंग में हम रैकी करने आए थे, तो इधर भी उसका शूट हुआ हुआ है, कुछ सीक्वेंसेस इधर भी हुए हैं, ड्रोन शॉट्स भी हुई हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और क्योंकि मुझे प्रोफेशनलिज्म की कमी नज़र आई, और आने जाने का टाइम कोई नहीं था, और एक जैसे सरकारी कल्चर होता है, एक क्लास सिस्टम है जो कि उसमें नहीं था, पहली फिल्म में नहीं था। यहाँ एक क्लास सिस्टम है, कोई ऊंची क्लास का है, कोई नीची क्लास का है, किसी के लिए स्पेशल खाना है, किसी के लिए वो खाना है। तो ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि आप मेरे काम से भी नज़र लगा सकते हैं, मुझे ये चीज़, मुझे ये जुल्म लगता है, ये जुल्म है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि मैं अगर देख लूँ किसी के साथ इस तरह का हो रहा है सलूक, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और ये मेरे साथ भी हो रहा था। सो मैंने फिर वो गुजार लिया किसी तरह। उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी उसकी शूटिंग हुई थी, इधर भी हुई थी, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ उससे। और उसका एक वाक़या भी है, जब मैं, क्योंकि मुझे अच्छा हाँ, रहम में तो मैं क्लैपर लोडर था, वो मेरा काम था। अच्छा। बल्कि मैंने उसमें इन दोनों फिल्म्स में मेरे सीन्स भी हैं। अच्छा। क्योंकि उनको कभी कभी एक्स्ट्रास की ज़रूरत पड़ती है, मुफ्त के एक्स्ट्रास। हाँ, वो होता है। तो वो टीम में है, तो फिर और आई वाज अ गुड एक्टर, तो किसी तरह मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, मैंने कर लिया। तो अच्छा, कौन से कैरेक्टर्स किए आप? जो रहम फिल्म है ना, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि वो गालिबन बाहर के लिए थी, यहाँ के सिनेमास के लिए नहीं थी, तो वो बाहर ही चली है, या फेस्टिवल्स में चली होगी। तो वो शेक्सपियर के प्ले के ऊपर थी। तो उसमें पहला सीन मेरा है, जब गवर्नर साहब आ रहे हैं ना, ये मॉडल टाउन से ही उनकी मर्सिडीज़ गुजर रही है, तो अवाम ने उनको घेर लिया, और शीशे पे वो गो गवर्नर गो, तो वो गो गवर्नर गो कहने वाला मैं हूँ। अच्छा। तो मैंने किया, जब वो टेक हुआ, पहला ही टेक हुआ, तो डायरेक्टर जो था उसने कहा वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। सो वो सीन है। और जो इसमें ज़रार में था, अब मैंने ज़रार देखी नहीं है और मैं देखना चाहूँगा भी नहीं। उसमें जो है उसमें मेरा एक सीन था कि एक बम धमाका होता है, तो अब हॉस्पिटल में लाए गए हैं लोग ज़ख्मी या जो डिसीज्ड हैं, तो उनके लवाहिकीन वहाँ ठहरे हुए हैं और रो रहे हैं। तो जो पॉलिटिशियन है ना, वो आके सबको चेक दे रहा है। वो पॉलिटिशियन थे, वो जो जंजालपुरा के बड़े मशहूर हैं एक्टर, बड़ी फिल्म्स में काम करते हैं, कॉमेडियन हैं, क्या नाम है उनका? नाम काली भी था किसी फिल्म में, कालीदास नैयर, एजाज नैयर। हाँ, वो उसमें पॉलिटिशियन थे, और वो आके मुझे चेक दिया उन्होंने, मैं रो रहा हूँ, मेरा कोई चला गया। तो उसमें बड़ी तारीफ हुई, यार वेरी गुड। सो ये थी ज़रार। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, इस सारे सीन के अंदर उसके बाद फिर आपने कब डिसाइड किया कि यार ये मेरे जो है वो काम नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, बल्कि मुझे किसी दूसरी तरफ जाना? अच्छा, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मुझे ये बात बताएं, मेरे जो क्या उसे कहते हैं जानने वालों ने और मेरी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने मुझे बताया है कि आप इस सारे टाइम के दौरान, इस ड्यूरेशन के दरमियान में आपने कोई शादी के अंदर कोई मूवीज़ का भी जो है वो काम किया हुआ है। ओह यस, हाँ। देखें, जब मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी ना, हाँ, और बाय चॉइस मैंने छोड़ी, और मैं बहुत अच्छा कमाता था। अच्छा। मैं पाउंड्स में कमाता था उस ज़माने में, यानी 2012 से 2015-16 तक। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको छोड़ना, क्योंकि मुझे एक फैमिली रन करनी थी। बट आई मेड दिस हार्ड डिसीजन कि मुझे ये नहीं करना, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना। तो अब जब मैंने कैमरा इक्विपमेंट में सब परचेज़ कर चुका था, तो अब मुझे उसको
अपनी रोज़ी रोटी भी करनी थी। तो मैंने स्टार्ट किया शादियों से। अच्छा। और जो पहला मैंने शादी कवर की थी वो आपने अपना ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया था या किसी के साथ आप स्टार्ट? मैं सिर्फ अकेला था। ओके। पहली जो शादी थी वो मैंने चिनियोट में जाके कवर की थी। अच्छा। एक छोटा भाई शेरू, उसके दोस्त की कोई रिश्तेदार थे, तो वहाँ जाके तो मैंने नया ड्रोन लिया था, फैंटम 4। तो ड्रोन का मुझे बड़ा शौक था। ड्रोन का कोई सीन भी वहाँ पे हुआ था? नहीं, वो दूसरी शादी पे हुआ था। अच्छा, इधर नहीं हुआ। ओके। अब इधर ये जो पहली शादी थी ना, इट वाज बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं कैमरा भी कर रहा हूँ, मैंने ड्रोन भी करना है, अकेला हूँ मैं। इमेजिन, मैं लाइट भी कर रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है। तो वो 3 दिन मैंने कवर किए, और जिस तरह की ये बड़ी मुश्किल से, आई रिमेंबर, अब ड्रोन मैं पहली दफ़ा, वैसे तो मैं घर में प्रैक्टिस कर चुका था, और मुझे काफ़ी इसकी एक अंदर से ही मुझे इसका एक इंट्यूशन थी कि यार ये किस तरह करना है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो टॉयज़ है ना, मुझे उसका बड़ा शौक होता था। तो बचपन से मैं यूज़ कर रहा था, सो मैंने अच्छा उसको हैंडल किया। अब इमेजिन करें, चिनियोट में शादी हो रही है, बारात जा रही है, दोपहर का वक्त है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ऊपर बिजली की तारें हैं सड़क पे, और मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, और मैं रोड पे हूँ, मैं बारात को फॉलो कर रहा हूँ। सो भागते भागते ड्रोन गायब हो गया, ड्रोन आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। अच्छा। तो मैंने रक्षा पे बैठ गया, चला भाई, अब ड्रोन को देख रहा हूँ, ड्रोन कहाँ है, वो ड्रोन भी उड़ा रहा हूँ, तारे भी हैं, सब चीज़ों से बच रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी तंग तंग गलियों में मैं ड्रोन लेके गया, बड़ी नीचे की हाइट्स पे मैंने उड़ाया। सो वो तो किसी तरह हो गया, अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो दूसरी शादी मैंने लाहौर में कवर की, उसमें बड़ी अजीब चीज़ थी, ड्रोन उड़ाना, बट अब इमेजिन एग्जैक्टली अपने ऊपर देखें ज़रा, ये हाइट थी कनातों की, इधर ड्रोन उड़ाना है, इमेजिन, ये कैमरामैन भी खड़े में, कितना मुश्किल होगा। और लोग टूटे पड़ रहे हैं, छोटी सी जगह है, तंग जगह है, लोग ही लोग हैं, ड्रोन उड़ाना। और अब जी दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करना है ड्रोन से। तो फिर अब क्या हुआ कि अब दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, तो एक जज्बाती फूफो होंगी या पता नहीं कौन होंगी, वो भागती हुई आई सीधा ड्रोन के अंदर। अच्छा। ड्रोन उनके कपड़ों में फंस गया, उसके जो प्रोपेलर्स थे उन कपड़ों में फंसे। अब मेरा ड्रोन था, मेरी तो दिल बैठ गया, मैंने कहा इसको कुछ हो ना जाए, तो मैंने जाकर उसको पकड़ लिया। अब उसको जो पकड़ा, उसके तो पर घूम रहे थे फुल स्पीड पे, तो वो मुझे बड़ी ज़ोर की यहाँ लगे भी सही, ज़ख्मी भी हो गया मेरा हाथ, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया कि इसको कुछ ना हो। पप्पो ने शोर नहीं मचाया कि हम जा रहे हैं शादी से? नहीं, उनको ये था कि यार मेरे कपड़े में फंस गया, इसको जल्दी उतारो। उन्हें नहीं पता कि 1.5 लाख का ड्रोन है नीचे। पप्पोज होती हैं वो इस मौके की तलाश में होती हैं। तो मैंने उसको बचा लिया। खैर उसके बाद से मैंने फिर एक लास्ट इसके बाद एक शादी कवर की थी। अच्छा। उसमें मैंने क्या किया, मुझे एक आइडिया आया कि मैं ड्रोन को हाथ में क्यों ना पकड़ लूँ गिम्बल की तरह। तो फिर मैंने ड्रोन को हाथ से पकड़ के फुटेज बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर उसके बाद एक म्यूज़िक वीडियो की थी, तो ड्रोन पता नहीं उसको क्या हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो उल्टा हो गया, तो नीचे गिर के वो टूट गया। आज तक पड़ा है, सेंसर थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन चल रहा है। तो वो आपकी ये जर्नी ख़त्म हुई शादी? हाँ, 3 शादियाँ जो थी उसके बाद ये जर्नी ख़त्म हुई। और उसके बाद उसके बाद फिर क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर काम शुरू कर दिया होगा, और हाँ मैंने मैंगोबाज भी शुरू कर दिया था, इस वजह से वो फिर मैं बड़ा अच्छा चल रहा था वो आपका, वो क्यों आपने स्किप किया? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, वो आई थिंक कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में थे, तो जिसकी वजह से फिर वो सबको यानी ले ऑफ का सीन था वो। तो ठीक है, बट ये है कि आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एट मैंगोबाज। मतलब बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। ब्यूटिफुल पीपल, बहुत अच्छे लोग थे, और मैंने बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। बिकॉज दे वर लाइक, वो कुछ और नज़रिए के लोग थे, मैं कुछ और, मैं थोड़ा देसी था, वो और क्लास थी, यानी बर्गर बच्चे थे सारे, CEO से लेकर तो सारे बर्गर क्लास थी। और हम अक्सर ये मजाक भी करते रहते थे एक दूसरे का। तो बट ये है कि बहुत अच्छे लोग थे, मैंने बहुत कुछ सीखा। और चाहे वो CEO हो, चाहे कोई आम एम्प्लॉई हो, चाहे कोई चाय वाला हो, मेरी पहली जॉब थी वो। ओके। मेरी पहली जॉब थी, और पहली जॉब इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, उधर क्रिएटिव फ्रीडम था, कोई आपके ऊपर बॉस कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, कोई आपको तुन के नहीं रख रहा। हाँ, सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आप ओपन हो, जब आपको फ्रीडम हो, तो आप अच्छा, जो क्रिएटिव बंदा होता है स्पेशली, वो ज़रा खुल के ज़रा बाहर आता। और CEO साहब हमारे साथ बैठते थे और हमें बताते थे, जी बताओ मुझे मेरा प्रॉब्लम बताओ। CEO, इमेजिन CEO कह रहा है कि बैठ के मुझे मेरा प्रॉब्लम बताओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बीच में मुझे फिर एक TV से भी ऑफ़र आई थी, तो बट मैं जब वहाँ गया ना, क्योंकि मेरा पहले कोई तजर्बा नहीं था, जब मैं TV पे गया तो वहाँ जो मैंने माहौल देखा, ये बहुत बड़ा हॉल है,
कितने 100 लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, तो सेठ अंदर बैठा हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा आग लगाओ यार, मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको ऑफ़र को नहीं लिया। मैं उधर ही काम करता रहा जब तक। टीवी से आपको ऑफर्स होती होंगी, कभी कोई प्लान है जाने का? मेरी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, बट ये है कि कोई वजह हो जाती है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में जो है ओन अली खोसाम किसी टीवी चैनल पे? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हाँ ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल हो सकता है। चलें, गुड लक। मुझे ये बताइए कि आप ये सारे टाइम के बाद जब आप मैंगोबाज से आपने जब काम अपना वाइंड अप किया, उसके बाद आपने कब अपना फौरी तौर पे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फौरी तौर पे आपने अपना काम शुरू किया, या उसके बाद आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया? जब मैं मैंगोबाज में था तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना चुका था। ओके। 2017 में। ओके। बट ये है कि 2017 से 2022 तक या 23 तक, हाँ मार्च 2023 तक मैंने बड़ा इनकन्सिस्टेंटली काम किया है यूट्यूब पर एंड फेसबुक पर। मैं 3-3 महीने बाद एक वीडियो निकालता था, लेकिन वो इतनी हिट होती थी कि मतलब लाखों लोग जानने लग गए थे। और शुरू ही मैंने पॉलिटिक्स से किया था। पहली वीडियो थी वो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उससे पहले भी कुछ वीडियोस थी, वो भी वायरल हुई, बट ये जो थी ना, ये एक गेम चेंजर थी। और ये नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पर एक वीडियो थी, वो बनाई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह सारे कैरेक्टर्स खुद ही कर लेते हैं, सभी के सभी खुद ही कर लेते हैं, कैसे लेते हैं ये सब कुछ? मतलब एक वन मैन आर्मी के एक बंदा और सारे कैरेक्टर्स कर रहा है, और ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके माइंड में? मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। मजबूरी ये है कि मैं थोड़ा, अक्सर आर्टिस्ट मैं जानता हूँ ज़रा लेज़ी होते हैं, तो फिर एक टीम इकट्ठी करना ये बड़ा मुश्किल काम है। सबको मैनेज करना, हर किसी का रोल अलग अलग करना, वो एक मुश्किल काम है। इससे ज़्यादा आसान है कि मैं सारे रोल खुद ही कर लूँ। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि आपको पता है यूट्यूब आजकल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आपको काम तेज़ी से करना है। अगर आप स्लो हो गए, अगर आप टीम बनाने में लग गए, या तो फिर आपकी प्रोफेशनल टीम हो ना, आपने को पैसे वैसे आप लगा रहे हो, तो फिर तो आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन फेवर लेना आप इतना ज़्यादा किसी को नहीं कह सकते, हर कोई अपने काम में बिजी है। तो बेहतर था कि मैं इसी तरह काम करता, और कभी कभी मैं बुला लेता हूँ दोस्तों को, उनकी मेहरबानी है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप अकेले काम करते हैं तो ये भी है कि कभी कुछ ख़राबी हो गई शूट में, कोई मसले मसाइल आ गए, आपको दोबारा शूट करना पड़ गया, तो फिर दोबारा किसी को बुलाना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो बस विग लगानी है, वही कपड़े दोबारा पहनने हैं और बैठ के शूट कर लेना है। कुछ एडिशन भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ अगर मैं अकेला कर रहा हूँ। तो ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है कि तेज़ काम करना है। और कितनी देर में एक वीडियो बनाते हैं आप? इट डिपेंड्स। कभी कभी आइडिया की आमद हो जाए तो अभी सोचा और घंटे में शूट कर लिया और 2 घंटे में एडिट कर लिया और लगा भी दिया। बट ये बहुत कम होता है आजकल, बड़ा कम हो रहा है ज़्यादातर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है मेरा, मैं एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। तो मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी है, तो इसमें आपका फ़ायदा भी है, नुकसान भी हो जाता है। चीज़ अच्छी भी बन जाती है, बट यह कि देर भी लग जाती है। सो होता ही है ज़्यादातर, जब तक मैं कन्विंस नहीं हो जाता ना कि ये चीज़ सही बन गई है, मुझे इसको लगाना है, तब तक मैं काम नहीं करता। इसलिए देर भी हो जाती है, तो हफ्ता भी लग जाता है। कोई ऐसे आइडियाज़ मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने पिछले साल के सोचे में अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि कोई एक चीज़ फंसी हुई है, वो आ नहीं रही, तो ये भी होता है। लेकिन एवरेज आप कहें तो मैं आजकल, मैंने जैसे बताया कि 2023 तक तो मैं बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट था। 2023 मार्च के बाद से मैं कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, इसलिए अब ग्रोथ भी हो रही है। तो अब मैं हफ्ते में 2 तो निकाल लेता हूँ वीडियोस। हाँ जी, ये तो है। तो उसको बनाने में तकरीबन कितना टाइम लगता है? आप ये कह लें 3 दिन तो लग जाते हैं। 3 दिन लग जाते हैं, सही है। और जब वीडियो बनाते हैं तो फैमिली भी देखती है, वो भी इंजॉय करती है? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली देखती है और फैमिली के बच्चे देखते हैं सारा, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रहे हैं, तो उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग है सब फैमिली से। मैं बेशक लाहौर हूँ, डेरा गाजी खान है, तो सब देखते हैं, शौक से देखते हैं, बच्चे खास तौर पर देखते तो हैं। कैसा फीडबैक मिलता है उनसे? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आवाम से मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत, उसी तरह का उनसे भी मिलता है। चलिए, ग्रेट, ज़बरदस्त। लेकिन कीड़े निकालने वो मेरी वाइफ का काम है। अच्छा। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे बताती हैं कि यार ये हो सकता था, ऐसे हो सकता था। कभी कभी मैं मान लेता हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी मानता। वो हर हस्बैंड फिर इसी तरह से चलता।
अच्छा, माशाल्लाह आपने लंदन से एचआर की डिग्री हासिल की। आज की डेट में अगर ओन अली को किसी कंपनी में एचआर मैनेजर की जॉब मिल जाए, एचआर डायरेक्टर की जॉब मिल जाए, तो यहाँ पर अगर आप किसी बच्चे को हायर तो कर सकते हैं, मुझे आपकी पर्सनालिटी से लगता है आप बहुत इजीली हायर कर लेंगे, जो आपके एक्सपीरियंस और जो बैकग्राउंड है। बट अगर आपको किसी को फायर करना पड़े तो किस तरह से फायर करेंगे? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें वो कहते हैं एग्रीएबल पर्सनालिटी, यानी हर चीज़ को हाँ कर देता है ये बंदा। तो मुझे कोई इनवाइट करे तो मेरे लिए ना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी को फायर करना बड़ा मुश्किल होगा। एक्चुअली ये हो चुका है। जिस कंपनी में मैं काम करता था तो वहाँ मेरे पास एक अथॉरिटी थी कि अगर कोई टीम में बंदा वीक है तो उसको फायर भी कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा भी जाता था कि ये करना था आपने क्यों नहीं किया, ये मुझसे पूछा जाता था। तो मैं उसका बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था कि मैं किसी को किस तरह मैं कहता था आप कर लें, मैं नहीं कर सकता। और अगर किसी को फायर करना भी पड़ जाए तो आप बड़ा स्माइल देखेंगे, यू आर फायर। नहीं, मैं ऐसे करूँगा, यू आर फायर्ड। मैं नज़रें नहीं मिला सकूँगा। ओके, ज़बरदस्त। आप यूथ की चूँकि बात हो रही है, तो जब आप नौजवान थे तब आपने ये चीज़ देखी। आजकल के नौजवान की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए कि जो यूथ आना चाह रही है सोशल मीडिया पे, जो कंटेंट बनाना चाह रही है, उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम देंगे कि किस चीज़ को देखते हुए आप जो है कंटेंट बनाएं? देखिए, गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोचकर कभी ना आए कि आप आएंगे और आपको यूट्यूब बहुत अच्छे पैसे दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने आकर पैसे, देखें, अगर आपका गोल पैसे है ना तो फिर उसकी कुछ और स्ट्रेटजी है। बहुत से लोग बगैर सोचे समझे कूद पड़ते हैं, इक्विपमेंट ले लेते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स आएंगे। फिर अगर आपका गोल पैसा है तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। बहुत से लोग ये करते हैं, आए दिन छोड़ देते हैं क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो गोल लेकर आएँ कि मैंने करना क्या है। अगर आपका है गोल है कि मुझे तो भाई गेस्ट को बुलाना है, मुझे उनसे बातें करनी है, मुझे पॉडकास्ट करना है क्योंकि मुझे आवाम को अवेयर करना है, मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी है, तो फिर तो आप इस गोल से तो आप आ सकते हैं। वरना पैसे कमाने के लिए आएंगे तो फिर उसके और तरीके हैं। फिर आप फेसलेस चैनल्स की तरफ चले जाएं, ठीक है। फिर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट ना करें, आप बाहर की ऑडियंस को टारगेट करें ताकि आपका आरपीएम बेहतर हो। तो उसका तो फिर ये तरीका है। तो मेन चीज़ जो है वो गोल है। गोल सेट कर लिया है तो फिर आपने वही बात, घबराना नहीं है, फिर आपने लगे रहना है। कंसिस्टेंसी की गेम है और फिर अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपके नसीब में होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ मुझे बताइए कि जो लोग आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, विच वन इज़ द बेस्ट आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है जिसके आप समझते हैं कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या, ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिएगा यंगस्टर्स को। देखें, मैंने जो नोट किया है, यूट्यूब आपको पता है, वो तो सब जानते हैं, लॉन्गर कंटेंट के लिए आपको यूट्यूब पर आना है। अगर आप, और सबसे अच्छे जो पैसे देता है वो यूट्यूब देता है? ये डिपेंड करता है। ये तो आपकी वायरलिटी पर डिपेंड करता है, आप कंटेंट किस तरह का बना रहे हैं। यूट्यूब पर आपको अच्छे पैसे दे सकता है। अब डेली व्लॉगिंग है, डेली व्लॉगिंग पे मेरा ख्याल में सबसे अच्छे पैसे आपको यूट्यूब देता है, कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे यही लगता है कि यूट्यूब आपको एज अ डेली व्लॉगर सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे करेगा, क्योंकि आप लॉन्गर कंटेंट बनाते हैं। अगर तो आप छोटा कंटेंट बनाते हैं, इंस्टा तो मोनेटाइज नहीं होता ऑब्वियसली, उस पर ब्रांडिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उस पर इंस्टा पे आप छोटा कंटेंट भी बनाएं, म्यूज़िक भी डालें, कोई मसला नहीं है, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, आपको ब्रांडिंग मिल सकती है। तो वो इसलिए है। और वहाँ जेनजी बड़ी एक्टिव है, वहाँ हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इंस्टा स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और टिकटॉक पे आप आ जाएं, पूरी दुनिया, उधर हर तरह का जो क्लास है वो बैठी हुई है। वो भी एक अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और मोनेटाइज भी हो जाता है वो। तो उधर निस्बतन मुझे लगता है जैसे टिकटॉक बहुत आसान है, बाकियों की निस्बत आसान है। और इसी तरह फेसबुक भी अब रील्स पे आपको पैसे दे रहा है,
और फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप शेयर कर सकते हैं, आपका कंटेंट शेयर होता है, तो उधर वायरलिटी का चांस उधर भी बहुत ज़्यादा है, और टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा है। अब रील्स पे भी फेसबुक पे कर रहा है आपको, और लोग लॉन्गर कंटेंट भी बना रहे हैं, वो भी मोनेटाइज हो रहा है। सो ये आपको ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है आपको देखना पड़ेगा। किसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म बेहतर होता है, किसी के लिए। मैंने तो ये देखा है कि अगर आपको प्रेजेंस करनी है अपनी, तो फिर हर प्लेटफॉर्म पे करनी है। देखें, दो चीज़ एक चीज़ देख लें, शॉर्ट करना है या लॉन्ग कंटेंट, इसमें फैसला कर लें। शॉर्ट करना है तो फिर सिर्फ शॉर्ट करना है, फिर लॉन्ग की तरफ ना सोचें, ठीक है, कि फिर आप के पास टाइम नहीं होगा, फिर एक ही चीज़ पर फोकस रहें। शॉर्ट्स करने हैं तो फिर यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स करें, फेसबुक पे भी रील्स बनाएं, इंस्टा पे भी वही पोस्ट करें, और टिकटॉक पे भी वही करें। ठीक है। और जो नौजवान है उनको कोई एक टिप क्या देंगे जो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं आजकल के यूथ को? कोई एक टिप के यार इस चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस कर लेना। नहीं, वो तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि बस वही अपने गोल पे आपने फोकस रहना है। आपका गोल क्या है? आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए आपका कि आपने करना क्या है। जैसे मेरे लिए, देखिए मेरे लिए मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, बट पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। बट ये कि हर इंसान अपने लिए एक सेट करता है प्रायोरिटी। मेरे लिए पैसा नंबर 2 पे हो सकता है, बिल्कुल होगा, नंबर 1 नहीं है। तो पैसा कमाना है तो मेरी तरह काम नहीं करना आपने। जो जिस तरह मैं काम करता हूँ उसमें पैसे नहीं हैं इतने, ठीक है, आपका गुजारा हो सकता है। तो पैसे कमाने हैं तो फिर उसके दूसरे तरीके, जैसे मैंने बताया, फेसलेस चैनल्स हैं, ठीक है, आप ई कॉमर्स कर लें। आप अपने ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया पर आएँ। आजकल हर कोई कर रहा है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो ई कॉमर्स पर उस तरह से मार्केटिंग नहीं करते। ई कॉमर्स इज़ एसेंशियल। आपने कोई प्रोडक्ट भी बेचना है ना, तो आप ई कॉमर्स पर लाजमी आएँ, तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी, जो हम कंटेंट की अभी बात कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो बड़े, मैं उसके सॉरी टू से ये वर्ड यूज़ करूँगा, बट बहुत बेलगाम हो चुके हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि आप कह लें कि छोटे छोटे चैनल्स बना के डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप इनको किस तरह से लेते हैं कि जो बेलगाम हैं, इनको लगाम किस तरह से देनी चाहिए, इनको क्या चीज़ देखनी चाहिए? और जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, ओबियसली हम देखते हैं तो उनको लाइक्स मिलते हैं, हम देखते हैं तो हम उनको जो है व्यूज़ मिलते हैं, तो जनरल पब्लिक को क्या कहेंगे कि भाई वो इनको किस तरह से देखें? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। स्पेशली चलें, अगर आप कोई डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो और बात है। जब आप जर्नलिस्ट हैं, या फिर आप कोई ऐसा चैनल है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, जिस पे आप न्यूज़ देते रहते हैं, आप कोई वाक़या हुआ, आप वहाँ पहुँच जाते हैं माइक लेकर, ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। आप सनसनी फैलाने के लिए कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी का नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, कोई किसी शख्स के साथ कोई वाक़या हो गया, ठीक है, आप कोई शख्स है, गायब हो गया, ठीक है, पीछे से आप उसके ऊपर न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में आप ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं कि जो कि उसके ख़ानदान वालों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, और जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि किसी का नुकसान हो सकता है आपके सिर्फ चंद डॉलर्स की वजह से, आपके चंद व्यूज़ की वजह से, आपकी सनसनी जो आप फैलाते हैं। इसको प्लीज़, मैं मुअद्दबाना गुजारिश, मैं किसी से बदतहज़ीबी से बिल्कुल नहीं कहूँगा। हर कोई, सबकी खिदमात हैं, जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, काम कर रहे हैं, न्यूज़ देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि तहकीक के बगैर ना करें, व्यूज़ के लिए ना करें, सनसनी के लिए ना करें, किसी का आप नुकसान कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, तो अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो हमारे डेली व्लॉगिंग के बारे में आपने, डेली व्लॉगर्स के लिए भी यही है। मैं, देखें, बहुत से लोग इन पे बहुत सी बातें करते हैं, थोड़ा सा हाथ मेरे ख्याल से हौला रखना चाहिए। मैं भी डेली व्लॉगिंग पर तनकीद करता हूँ, मैं उस पर कॉमेडी करता हूँ, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। उनके पास मैंने जो देखा है, कंटेंट नहीं होता, ठीक है। डेली व्लॉगिंग के अंदर कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ आप अपने ऑडियंस को नहीं बता रहे, बस सिर्फ व्यूज़ के लिए आप फजूल सी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब ये देखें, एक चीज़ से आपको अगर इतना पैसा बन रहा है ना, आपको 1.5-2 करोड़ महीने के बन रहे हैं, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा ये फैसला करना कि मैं ये कंटेंट छोड़ के तो कुछ और आवाम को अवेयर करना शुरू कर दूँ। लोग
आपके माशरे में इतना मटेरियलिज्म है, हर कोई तो आपको पैसे बनाना सिखा रहा है, तो फिर नौजवान भी यही सीख रहा है, पैसे बना लूँ, पैसे बना लूँ। और आगे से अब मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, इनको मैच्योर होना है, तो मैं तो भाइयों वाला कुछ को मैं जानता हूँ और जेन्युइनली देयर गुड पीपल। मैं नाम ले लेता हूँ, डकी भाई की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ अ गुड गाय। मैं उससे मिला हुआ हूँ एक दफ़ा, ही इज़ अ गुड गाय। और मैंने कभी नहीं देखा कि उसने कभी किसी उनका कुछ जो पॉडकास्ट होता है किसी में उसने किसी कोई ऐसी बात कर दी, वो बहुत बिलो द बेल्ट बात कर दी हो। वैसे तो व्लॉग्स में तो वो करते रहते हैं, मुझे यही एतराज़ है उन पे, लेकिन कभी भी इस तरह से वो जितना गालियाँ पड़ती हैं उस शख्स को और ये बाकियों को पड़ती हैं, ये उस तरह से रिटेलिएट नहीं करते। तो ये एक मैं समझता हूँ इनका पॉजिटिव पॉइंट है। और हमारा जो है ना समझाने का तरीका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इनको अगर हमने समझाना है तो ये बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको समझाने का तरीका है कंस्ट्रक्टिवली इनको समझाएं। इनको गालियाँ देने से, उनकी औरतों पर बात करने से मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक है। और इनको मेरा मशवरा है, मुहद्दबाना गुजारिश है, एज अ ब्रदर मैं इनको कहूँगा कि देखें, आपको अगर भाई आपको मुझसे तो बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं और बात यह है कि इनको बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो दे हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप बच्चों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। आपको बच्चे डॉलर, ये सारे आपको डॉलर्स आवाम दे रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रिटर्न में कुछ वैल्यू दें। अगर बात यह है कि वही आप करेंगे, वही कंटेंट गाड़ी बेच दी, उसमें बहुत मुझे पता है कि बहुत सा झूठ भी होता है। लेकिन उसके अंदर ये भी है ना कि एक आम बंदे के लिए ये जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत इजी है कि बनाना। अगर कंटेंट क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी उसके लिए चाहिए, उसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वो एफर्ट की तरफ नहीं जाता है, वो एक माशरे की पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते कि यार मेरे इस व्लॉग से माशरे को क्या फ़ायदा होगा। वो ये देख रहे होते हैं कि यार चलो मैं अपना एक व्लॉग बना दूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जब तक वो इस चीज़ को ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि मुझे माशरे को कुछ प्रोवाइड करना, माशरे की पॉजिटिविटी के लिए मुझे काम करना है और प्लस मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव काम करना है। एग्जैक्टली मैं हमारे माशरे की ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम काम नहीं करना चाह रहे और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सब कुछ हो जाए। जाहिर है हमारा मुल्क जो है वो इम्पोर्ट पे चल रहा है, हम खुद तो कुछ बनाते नहीं हैं, हमें सुई भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो ये एक हमारा पूरा ओवरऑल कंट्री का कल्चर है। अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हमने खड़ा नहीं किया पैरों पर, हम इम्पोर्ट पे चल रहे हैं। तो हर कोई आसानियाँ ढूंढ रहा है, हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, चाहे वो चाहत फ़तेह अली खान साहब हो चाहे वो बदोबदी सॉन्ग हो। सो मेरा मशवरा एक है आवाम को और व्लॉगर्स को। व्लॉगर से मैं कहूँगा कि आप व्लॉगिंग करें, ठीक है, आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन एटलीस्ट कुछ इसमें वैल्यू क्रिएट करें। कहीं किसी व्लॉग में कोई रिस्पॉन्सिबल बात कर दें, कहीं विजिट करने चले जाएं, कहीं कचरा उठाने चले जाएं। आज मैं बीच पर जा रहा हूँ कराची के, कचरा उठाने, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी बहुत अच्छी आपने करें बात की। और आज मैं जा रहा हूँ, कल मैं ज्वाइन करूँगा, कौन कौन मुझे ज्वाइन करेगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा। Exactly. इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में ज़रूर आप वक्तन फ़वक्तन करते रहें, कुछ तो वैल्यू देना। अच्छा आपने सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और प्लीज़ इसको बता दूं, पूरा कंप्लीट कर लूं। अब जैसे मैं एक व्लॉगर को देख रहा था, ही वाज ऑन अ पॉडकास्ट, ही वाज सेइंग कि ये हमारा एक बड़ा एक अच्छा एक रीज़न बहुत से लोग देते हैं। जब भी मुआशरा किसी चीज़ पर सीख पा होता है, क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, तो अगला कहता है पसंद नहीं आ रहा तो ना देखो। ये सबसे फजूल बात है, ये बहुत अजीब बात है। आप ये नहीं कह सकते, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि पसंद नहीं आ रहा ना देखो, न्यूडिटी है मत देखो, फिल्म गंदी है, बरज़ख है मत देखो। हर कोई यही कहता है, बरज़ख आपको नहीं अच्छी लगी ना देखो, ठीक है। ये हमें नहीं कहना चाहिए। इसका मैं मिसाल देता हूँ। हम एक मुआशरा, एज अ मुआशरा हम एक कश्ती के सवार हैं। कश्ती में अगर कोई एक शख्स सुराख कर दे तो क्या वो कह सकता है कि मत देखो, पसंद नहीं आ रहा? आप सबको डबो रहे हैं। तो मेरी मुहद्दबाना गुजारिश अगेन तो इस तरह ना किया करें। आपको जैसे मैंने आपको मशवरा दिया अभी कि इस तरह का आपने थोड़ा मोल्ड करें। और आवाम को, आखिरी बात इसमें, आवाम को मेरा मशवरा है, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, मैंने आवाम से कहा है आप सब डेली व्लॉगिंग करो। जिसको नहीं पसंद आ रही डेली व्लॉगिंग, वो डेली व्लॉगिंग शुरू कर दे। और आप वो चीज़ ना करें जो आपको नापसंद है उसमें। आप इंशाल्लाह, मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉगिंग को एक नया क्रिएटिव एंगल दूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डेली व्लॉगिंग शुरू करें और हम उसको एक और एंगल दें और उसको हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लें इन चीज़ों के बगैर जो हमें नापसंद है। तो वाई नॉट। चलें, हम इंतज़ार करेंगे आपकी डेली व्लॉगिंग का। अच्छा, चाहत फ़तेह अली खान की आपने बात की। अच्छा, सिंगिंग तो माशाल्लाह आप भी करते हैं और आपकी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा काफ़ी अच्छे आपने जो है वो गाने गाए हैं। तो क्या फर्दर भी कुछ आपके इसी तरह के अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में स्टार्ट मैंने सिंगिंग से किया था, बट समा उसको मैंने छोड़ दिया। बट अब क्योंकि मैं सोशल मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सीढ़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने इस टैलेंट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा। हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इसमें, बट ये कि जितना है उसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा और उसी तरह का कंटेंट जो आपको मेरे स्केचेस में नज़र आता है, तो पॉलिटिकली अवेयर करना लोगों को, तो वो मैं इंशाल्लाह जारी रखूँगा। करते रहेंगे। ओके, ज़बरदस्त। चलें फिर हमें कोई अच्छा सा कोई सुना दें, कोई गाना अपना फेवरेट। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा से बनदा सकी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। ज़बरदस्त, क्या बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओन अली खोसा आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, जाते हुए तमाम सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए कोई मैसेज, पैगाम अपनी तरफ से आप देना चाहें तो प्लीज़। पैगाम सबके लिए ये है कि जो भी काम करें दिल से करें, और जब एक दफ़ा आप फैसला कर लें कि आपने ये काम करना है तो फिर उस पर फोकस्ड रहें, पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें। फेलियर्स आएंगे और फेलियर्स आपको सिखाने के लिए आते हैं, और सबसे अहम बात कि फोकस्ड रहें। जब सोच लें ये करना है तो फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओन अली खोसा आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी उनसे डिस्कशन हुई, बहुत अच्छी बातें की और बहुत कुछ हमने सीखा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेल जी, हमारे साथ ओन अली खोसा मौजूद थे, जो कि बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी उनके साथ रही। फाइनली मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, एक चीज़ याद रखिए, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कुछ भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी बैठ के काम करें, बट एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, वो है पॉजिटिविटी। वो है कि आपने आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और याद रखिए, जो कि शफाक साहब कहते हैं कि कोई चीज़ भी आप जब देते हैं तो वो रिटर्न आपकी तरफ वापस ज़रूर आती है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, चाहे वो खैर हो। तो प्लीज़ खैर को बांटते रहिए ताकि वो आप तक, आपके घर तक वापस ज़रूर आती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हारून जावेद को दीजिएगा इजाज़त। ITU-FM 90.4 और हमारे पॉडकास्ट चैनल से। लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।